नमस्कार साथियों, मैं अनुकुल द्विवेदी आशा आईसीएस के YouTube चैनल आशा आईसीएस वर्चुअल एकेडमी पे एक बार फिर से आप सभी का जोरदार स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण क्रम 1853, जिसे आप फोर्थ या लास्ट चार्टर एक्ट भी कहते हैं। इस चार्टर एक्ट के, इस आदेश पत्र के प्रावधान भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास में इस आदेश पत्र को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इसके विशिष्ट प्रावधान, जिन्होंने भारत के संवैधानिक विकास में, या ये कहें कि जो भविष्यगामी संविधान का निर्माण होना था, उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वो कैसे? वो ऐसे कि पहली बात तो ये कि इस संवैधानिक विकास के क्रम में जो एक प्रावधान आया लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना का, एक विधायी परिषद की स्थापना का, तो यही विधायी परिषद है जिसने आगे चलकर किसी न किसी रूप में भारत के संसदीय प्रणाली की स्थापना में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो हम तो ये कह सकते हैं कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए देखा जाए तो संसदीय प्रणाली का जो महत्व है, उसका बीजारोपण, उस पूरी की पूरी संसदीय प्रणाली का बीजारोपण कहां होता है? 1853 के चार्टर एक्ट में, जहां हमने विधायी परिषद की स्थापना सुनिश्चित की। ठीक इसी के साथ देखा जाए तो पिछले विगत लगभग 100 सालों से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण था भारत पर, जो एक दायित्व था, व्यापारिक और प्रशासनिक दायित्व था, उसको शिथिल करने की बात भी इसी संविधान संशोधन, संवैधानिक विकास के प्रावधान में किया गया। 1833 के संवैधानिक विकास की बहुत सारी, यानी तृतीय चार्टर एक्ट जो था, उसकी बहुत सारी कुछ खामियां ऐसी थी जिसको दूर करने का प्रयास किया गया। बहरहाल, जब आप यूपीएससी और पीसीएस मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुत जरूरी हो जाता है कि पूरे के पूरे संवैधानिक विकास के एक एक कंसेप्ट को बहुत क्लियरली समझें, और इसी गहन अध्ययन को ध्यान में रखते हुए हमें 3 भागों में इस पूरे के पूरे अधिनियम को पढ़ना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि, फिर देखेंगे इसके प्रावधानों के बारे में, और फिर करेंगे इसकी एक अच्छी सी समालोचना, जहां इसके प्रावधानों की खासियत और इसकी जो भी खामियां थी, उन दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो साथियों, सबसे पहली चीज बताएं जो हम देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में, वो है संवैधानिक विकास अधिनियम 1853 की प्रस्तावना। प्रस्तावना कहने से तात्पर्य यह है कि इस अधिनियम की जितनी भी प्रावधान हैं, उन प्रावधानों के निर्माण के पीछे उपस्थित जो कारण हैं, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, जो वाजिब कारण हैं, उनका अध्ययन करेंगे। क्योंकि देखिए, किसी भी संवैधानिक विकास के जो भी प्रावधान निर्मित होते हैं, या हमारे संविधान के जो भी प्रावधान निर्मित होते हैं, उनके एक एक प्रावधानों के पीछे, ध्यान रखिएगा, एक एक प्रावधानों के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण अवश्य होता है। तो मैं समझता हूं प्रावधानों को रटने से बेहतर होगा उन ठोस कारणों पर विचार विमर्श करना, ताकि उसके आधार पर हमें ये बिल्कुल कंठस्थ हो जाए, ये याद हो जाए कि सुधार क्या हुआ होगा, सुधार क्या हुआ होगा। तो इसी क्रम में हम देखेंगे इस अधिनियम के हर सुधार के पीछे जो जिम्मेदार कारण कार्य कर रहे थे, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। अब ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स एक जगह नहीं, बल्कि 3 अलग अलग दिशाओं में कार्य कर रहे थे, 3 अलग अलग स्थानों पर कार्य कर रहे थे, जहां से इस पूरे के पूरे अधिनियम के प्रावधानों का एक पृष्ठभूमि निर्मित होता है, एक आधार निर्मित होता है। अब भाई साहब, आपने कहा कि
तुरंत दिमाग में आया कि वो तीन बिंदु कौन सी थी जहां पर ये पूरा का पूरा प्रपंच चल रहा था, जहां पर ऐसे कुछ कार्य घटित हो रहे थे, ऐसी घटनाएं घटित हो रही थी जिन्होंने जो कारण बनी इस अधिनियम के प्रावधानों का। तो देखिए यहां पर हम गौर फरमाते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास चार्टर एक्ट 1853 आज का हेडिंग है इस वीडियो का, और जिसके अंतर्गत हमें देखना है प्रावधानों के निर्माण के कारण। अब ये कारण कहां कहां निर्मित हुए भाई साहब? तो सबसे पहला कारण जो निर्मित होता है भारत में, कहां? भारत में। दूसरे कारण जो निर्मित होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में, या सच कह लें ब्रिटेन में। तीसरे कारण जो स्वयं भारत में कार्यरत ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये हुई भाई साहब। ये तीन बिंदु आपने देखा जिनके कारण जो जिम्मेदार थे इस अधिनियम के चार्टर एक्ट 1853 के प्रावधानों के निर्माण के लिए। तो सबसे पहले गौर फरमाएंगे, देखिए इन प्रावधानों के पीछे एक निश्चित राजनीतिक कारण था, एक निश्चित सामाजिक कारण था, आर्थिक कारण था और प्रशासनिक कारण था। इन आधारों पर सारे के सारे प्रावधानों का निर्माण किया गया। तो भारत में देखें हम कि वो कौन से कारण थे जिसके कारण इस अधिनियम 1853 के कुछ प्रावधानों का निर्माण हुआ। तो यहां पे सबसे बड़ा फैक्टर है स्वयं इस समय का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, जिसने 1848 से लेकर 1856 तक भारत में एक गवर्नर जनरल का कार्यभार संभाला। ठीक है भाई साहब। अब आपके मन में आया कि ये लॉर्ड डलहौजी इसके प्रावधानों का निर्माण कैसे कर रहा है? तो देखिए लॉर्ड डलहौजी एक गवर्नर जनरल के रूप में जब भारत में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा था, अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा था, तब उसके द्वारा भारत में किए गए जो भी कार्य थे, अधिकांशतः मैं कहूंगा उनका बहुत महत्वपूर्ण ध्येय था भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार करना। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार में लॉर्ड डलहौजी ने कुछ ऐसी भूमिका निभाई कि कई किताबों में यह लिखा हुआ हमने पाया कि पिछले 100 सालों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितना साम्राज्य विस्तार भारत में किया उसका अकेले लगभग 33% लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य विस्तार हुआ। अकेले इसके काल में मात्र इन 8 वर्षों में 1848 से लेकर 1856 तक उसने 33% और क्षेत्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में शामिल किया। अब इसके लिए उसने अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाई, जहां जैसा संभव हो सका उस नीति का पालन किया। कहीं युद्ध से जीतना है, युद्ध करके जीत लिया। पंजाब सिक्किम और पेगू, जहां पे उसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यपगत का सिद्धांत, या हम जिसे जानते हैं गोद लेने की प्रथा का अंत करके जिन राज्यों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में मिलाना है, वहां उस नीति का पालन किया। जहां उसको पद की समाप्ति करनी है, जहां पेंशन की समाप्ति करनी है, जहां उसे उपाधियों का अंत करके उस साम्राज्य को अपने अधीन ले सकता है, वहां उस नीति का पालन किया। यानी देखा जाए तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य विस्तार के लिए हर अनैतिक विधियों का प्रयोग किया। या हम ये कहें कि भाई साहब ब्रिटेन से भारत चलते समय इसने टेम्स नदी का जल लेकर ऐसे प्रण लिया हुआ होगा कि भारत में मैं यथासंभव जितना हो सकेगा एनी हाउ
एनीवे, इन एनी कंडीशन, एट एनी कॉस्ट, भारत में मुझे साम्राज्य करना है, साम्राज्य विस्तार करना है किसी भी कीमत पर। और उसने अपने इस प्रण का लिया था कि नहीं लिया था नहीं पता, लेकिन इसके कृत्यों से तो यह बात समझ में आती है। और यहां पर उसने अपने इस प्रण का भरसक इसको पूर्ण करने का प्रयास किया। यही कारण है, इसके कृत्यों के कारण ही, इसके किए गए कार्यों के कारण ही, और एक गवर्नर जनरल के रूप में इसके लिए गए निर्णयों के कारण ही इसे क्या कहा गया। कुछ लेखकों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसे घोर साम्राज्यवादी कहा, वादी, कुछ ने इसे विलयवादी कहा, तो कुछ ने इसे प्रसारवादी कहा। इन तीनों का ही उद्देश्य क्या था? इन तीनों ही विचारधाराओं के पीछे जो मूल उद्देश्य क्या था, वो था कंपनी का साम्राज्य विस्तार। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब इस साम्राज्य विस्तार को आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जब मैं नक्शे में बताऊंगा, तो आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से ये चीजें दिमाग में स्पष्ट हो जाएंगी, छप जाएंगी। जब हम इसे नक्शे पर देखेंगे तो देखिए इसका जो साम्राज्य विस्तार का तरीका था वो किस तरीके का था। देखिएगा, मान लीजिए यह है आपके देश, भारत का वर्तमान नक्शा। ठीक है, यह हो गया वर्तमान नक्शा। अब देखिए उसने युद्ध के माध्यम से किन किन राज्यों को जीता। देखिए आज का जो पंजाब आपको यहां पर दिखाई देता है, दरअसल उस समय पंजाब का नक्शा कुछ इस प्रकार का था जिस समय की बात हो रही है। ठीक है, 1848 से लेकर 56 के बीच, चूंकि अविभाजित भारत था, तो यह पूरा का पूरा पंजाब उसने 1848-49 में, मतलब एक युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जिसे हम कहते हैं, जो कि मार्च 1849 में कंप्लीट हुआ, जिसमें एक तरफ सिखों की सेना, एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना विजयी हुई और पंजाब राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। इज इट क्लियर? इसके ठीक बाद इसने सिक्किम से बाजबरन युद्ध मोल ले लिया। उसके पीछे सिर्फ इसकी एक मंशा थी कि किसी तरीके से दार्जिलिंग से संबंधित, दार्जिलिंग से लगा हुआ लगभग 1700 वर्ग मील का जो क्षेत्रफल है वो दार्जिलिंग सम्मिलित था उसमें, है ना। सिक्किम पर अधिकार कर लिया 1850 में। इससे भी मन नहीं भरा भाई साहब का। पूर्वी सीमा सुरक्षित करने के लिए क्या किया उन्होंने, ये देखिए जो बर्मा है, तो लोअर बर्मा रेंज जिसे हम पेगू क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, पेगू, पेगू, इसका विजय कर लिया अनावश्यक रूप से। ये इसने किया 1852 में। ठीक है, तो ये तो 3 राज्य जो इसने युद्ध के माध्यम से जीते। इसके बाद इसने कुशासन का आरोप लगाकर 2 राज्यों पर अधिकार किया, जिसमें एक महत्वपूर्ण राज्य है हैदराबाद, जो कि उस समय ये वाला क्षेत्र जो है हैदराबाद का हुआ करता था इस प्रकार से, हैदराबाद। ठीक है, और हैदराबाद में देखिए ये जो ऊपर का जो क्षेत्र था इसे हम कहते थे बरार। क्या कहते थे, बरार। तो उसने बरार का अधिग्रहण कर लिया। बरार का अधिग्रहण क्यों किया? क्योंकि यह क्षेत्र कपास के उपज के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा विख्यात था, और यह इसने लिया 1853 में। भाई साहब 1853 में ले लिया। फिर इसके बाद इसने 1856 में अवध प्रांत का विलय किया। अवध यह इसने किया 1856 में। ये 2 राज्यों का विलय किस आधार पे किया इसने? अवध और जो आपका हैदराबाद रियासत थी इसका विलय किस आधार पर किया इसने? कुशासन का आरोप लगाकर। ठीक है, फिर इसके बाद इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण नीति रही, जहां पे इसने विभिन्न राजाओं के
पदों का, पेंशन का और उनकी उपाधियों का अंत करके कुछ राज्यों को अपने अधीन ले लिया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो था वो आपकी पुणे के पास की पेशवाई थी, ये वाला क्षेत्र। पेशवा का राज्य, ये इसने 1853 में हड़प लिया। 1853 में क्या हुआ, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई और वो पेंशन पर आश्रित एक शासक था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आश्रित था। उसकी मृत्यु के बाद लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई साहब, हमने बाजीराव द्वितीय को व्यक्तिगत रूप से पेंशन का लाभ दिया था, हम इसके द्वारा गोद लिए गए उत्तराधिकारी को यह लाभ नहीं दे सकते। तो नाना साहब वैसे निपट गए। फिर इसके बाद अगला इसने देखिए कर्नाटक राज्य, कर्नाटक का जो प्रदेश था, इसको उसने पेंशन के आधार पर ही कर्नाटक 1853 में, और फिर नीचे तंजौर, ये 1856 में उसने विलय कर लिया। ठीक है। इसके अलावा इसकी जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण नीति, जो जिसके लिए लॉर्ड डलहौजी मुख्य रूप से चर्चा में रहा, क्या था, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें उसने नियम बनाया कि अब ऐसे राजा जो निर्बसियां हैं, कहने का तात्पर्य जिनका कोई अपना जन्म दिया हुआ रक्त संबंधित कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तो पहले क्या प्रथा थी कि ऐसा राजा जिसका कोई वारिस नहीं होता था राज्य का, वो कहीं से किसी को गोद लेकर अपना वारिस घोषित कर देता था, ऐसे में उनका साम्राज्य चलता रहता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने नियम बनाया, जी नहीं, गोद लेने की प्रथा का अंत कर दिया। अब जो भी राजा अपने उत्तराधिकारी के अभाव में अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो राज्य किसको मिल जाएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाएगा। भाई साहब, इस नीति के मातहत बड़े बड़े राज्य कौन कौन से, देखिए सतारा, बिल्कुल ये लगा हुआ सतारा, ये अलग अलग आप लोग लिखते चलेंगे ना, सतारा, इसका अधिग्रहण इसने 1848 में कर लिया। ठीक है। जैतपुर, जो कि अब यूपी में पड़ता है, बुंदेलखंड में, ये 1849 में उसने ले लिया। फिर इसके बाद यहीं बगल में पड़ती है आपकी झांसी, झांसी भी उसने 1853 में ले लिया। फिर इसके बाद आपका एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है संबलपुर, उड़ीसा में पड़ता है। संबलपुर को उसने 1849 में ले लिया। बाघाट पंजाब का एक छोटा सा राज्य, (1850) में ले लिया बाघाट उसने। फिर उसने उदयपुर, उदयपुर एमपी का है ना जी, याद रखना, उदयपुर, उदयपुर नहीं, उदयपुर राजस्थान में, उदयपुर, या कई किताब में उदयपुर लिखा रहता है, लेकिन क्या कहेंगे, उदयपुर मध्य प्रदेश का है ये। इसने उदयपुर ले लिया 1852 में। फिर इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य इसका बरार के ठीक ऊपर अगर आप देखें तो जो ये वाला पोर्शन है, ठीक जहां पे मैंने, एक मिनट ना, बरार उसने लिया 1853 कुशासन का आरोप लगा के। फिर इसके ठीक ऊपर में आपका नागपुर स्टेट, ये ले लिया उसने 1854 में। तो भाई साहब, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार है, अब इस साम्राज्य विस्तार ने यह तो सुनिश्चित कर दिया था ब्रिटेन की पार्लियामेंट और ताज के समक्ष कि अब वो दिन दूर नहीं है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतने बड़े साम्राज्य, क्योंकि इस समय तक पूरा पंजाब, इधर से अवध, इधर से बर्मा, इधर से पूरा दक्षिण भारत, उत्तर भारत, जो भी बचे हुए क्षेत्र थे, सारा का सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया था। और इस बात को लेकर संशय था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र का प्रशासनिक और संवैधानिक प्रबंध कर पाएगी या नहीं।
तो यहां यह सुनिश्चित हो गया कि जी वो नहीं कर पाएगी, और बेहतर होगा कि ये सारे के सारे क्षेत्र अब क्राउन के अधीन आ जाएं, ब्रिटेन की डायरेक्ट शासन के अधीन आ जाएं। क्योंकि दो चीजें थी, अभी जो शासन है ये तो सुनिश्चित था, देखिए त्रिध्रुवीय शासन हमारे देश में चल रहा था एक तरीके से। कौन कौन से त्रिध्रुवीय, 3 ध्रुव थे, एक आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई, एक ब्रिटेन की पार्लियामेंट बन गई, और एक खुद हमारा जो गवर्नर जनरल है वो बन गया। अब जब ये परिस्थितियां बन गई तो शासन जो है, शासन के कार्यों में होने लगा विलंब, और जब विलंब होने लगा तो इतने बड़े साम्राज्य के संचालन के लिए अगर विलंब की स्थिति बनती है तो सारा तंत्र फेल होने की संभावना, असफल होने की संभावना को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समस्त दायित्वों को शिथिल कर उसे भारमुक्त करने के लिए करने की शुरुआत इसी चार्टर एक्ट में कर दी गई। ऐसा है कि उसका कार्यकाल तो बढ़ा दिया गया, जैसे पिछले चार्टर एक्ट में 20-20 साल के लिए बढ़ाया गया, वैसे ही इसमें भी बढ़ाया गया, लेकिन 20 साल के लिए नहीं, बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए, 20 वर्षों के लिए नहीं। कब तक के लिए? अग्रिम आदेश तक। कब तक? अग्रिम आदेश तक केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने दायित्वों का निर्वहन करेगी, और जैसे ही अगला आदेश आता है शक्ति के हस्तांतरण का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये सारी अपने दायित्व किसको दे देगी? क्राउन को दे देगी। यह सुनिश्चित किया गया भाई साहब। क्यों? सिर्फ लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य विस्तार ने इसका इतना विस्तार कर दिया भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का, कि स्वयं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस शासन को संभाल पाने में अक्षम हो गई, और पूरा का पूरा दारोमदार दे दिया गया किसे? क्राउन को और ब्रिटिश पार्लियामेंट को। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना। फिर इसके पश्चात देखिए, अच्छा दूसरी चीज, एक प्रावधान आपका निर्मित होगा इसी में कि जब यह क्षेत्र इतना बढ़ गया तो निश्चित तौर पे जो बंगाल का मैं समझता हूं कि जो गवर्नर था, जिसे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल माना जाता था, और संपूर्ण भारत के लिए जिसे नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी, तो अब वो जब इतने बड़े क्षेत्र को संभाल पाने में सक्षम नहीं होता, तो ऐसी दशा में उसे क्या किया जाता, और वो अगर नियम बनाता तो उसमें बंगाल को लेकर पक्षपात दिखाई देता। ऐसी संभावना हो सकती थी या हुई भी। तो निश्चित तौर पर इस कार्य को भी सेपरेट किया जाएगा, भारत के लिए एक अलग गवर्नर जनरल, और बंगाल से उसका कोई संबंध नहीं होगा। तो यह प्रावधान भी देखिए कहीं ना कहीं इसी से निकल करके आ रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारमुक्त करना है, तो ऐसी अवस्था में उसके जो नियंत्रक मंडल और जो निर्देशक मंडल थे, उनके रहने का क्या औचित्य? तो उनके भी भार में धीरे धीरे कमी करने का प्रावधान निर्मित किया गया। तो देखिए सिर्फ यहीं से कितने सारे प्रावधान निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला हम देखते हैं ब्रिटेन में कौन सी ऐसी परिस्थितियां बनी जिन्होंने इस अधिनियम के कुछ प्रावधानों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात करेंगे। तो देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस अवसर पर दो विचारधाराओं के लोग बैठ गए। प्रथम विचारधारा ऐसी विचारधारा थी जो साम्राज्यवादी थी और जो मानती थी कि अब नहीं, अब भारत में जो प्रशासनिक दायित्व है वो क्राउन को मिल जाना चाहिए। साम्राज्यवाद की तो समर्थक थी, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का प्रबंधन किए जाने की समर्थक कतई नहीं थी। उसका कहना था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन में हमें कई संस्थाओं का भार उठाना पड़ रहा है, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स, इनकी सैलरी देना, इनको पैसे देना, ये सारी चीजें। तो अगर हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भार मुक्त कर देते हैं तो उसकी जो संचालक संस्थाएं हैं, उसकी जो नियंत्रक संस्थाएं हैं, वो भी तो बंद हो जाएंगी, तो वो पूरा का पूरा पैसा बच जाएगा। तो इनका कहना था कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य रहे, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो दारोमदार है अब समाप्त होना चाहिए। दूसरी थी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को यथावत रखना चाहती थी, लेकिन उसका कोई औचित्य नहीं था। तो ये अवस्थाएं घटित हुई ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तीसरा हम देखें स्वयं
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कार्य प्रणाली थी, तो भाई साहब इस कार्य प्रणाली में क्या कुछ ऐसे दोष थे कि जिनके कारण हमें 1853 के प्रावधानों में कुछ परिवर्तन करने पड़े? जी हां, बिल्कुल थे। सबसे पहला तो मैं आपको बताऊं, 1833 का जब हम संवैधानिक विकास का क्रम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था उसमें धारा 87 के बारे में, जहां यह लिखा हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य हेतु भर्ती किया जाने वाला कोई भी भारतीय कर्मचारी जात, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, रंग के भेदभाव के बिना उसको पदों पर नियुक्त किया जाएगा, यानी एक उदारवादी विचारधारा थी। लेकिन इसके ठीक उल्टे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धारा 87 की अवहेलना करते हुए, 87 एक्ट की अवहेलना करते हुए, अवमानना करते हुए अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार पदों पर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखा, जो कहीं ना कहीं पुराने अधिनियम का खंडन था। तो जब 1833 के प्रावधानों के अध्ययन के लिए संस्थाएं बनाई गईं, तो उन्होंने सिरे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा धारा 87 की अवमानना करने की पूरी भर्त्सना की, खुलकर बुराई की, और यह सुनिश्चित किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक पक्षपाती कंपनी है, एक पक्षपातपूर्ण तरीके से यह अपने दायित्वों का पालन कर रही है, जो लगातार ब्रिटेन में पार्लियामेंट में बनाए गए नियमों का खंडन करके एक पक्षीय शासन करना चाहती है। तो ऐसी अवस्था में अब इसे हटाए जाने की आवश्यकता महसूस होने लगी। दूसरा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया रिफॉर्म सोसाइटी का गठन 12 मार्च 1853 को सिर्फ इसलिए किया गया था कि इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन, इंडिया रिफॉर्म सोसाइटी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जा रहे शासन के तौर तरीकों पर बारीकी से अध्ययन करके उसके औचित्य और उसकी प्रासंगिकता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाले समय में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को लगातार रखना है या नहीं। इंडियन रिफॉर्म सोसाइटी ने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को नकार दिया। तो अब यह समय आ चुका था भाई साहब कि जल्दी से जल्दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके सारे अधिकार लेकर क्राउन को समर्पित कर दिए जाने थे। तो अब देखिए इतने सारे प्रावधान, अच्छा ठीक है, देखिए जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धारा 87 की अवमानना की और ब्रिटिश पार्लियामेंट को जब यह सुनिश्चित हो गया कि आने वाले समय में अगर हम किसी संस्था को भारत में भर्ती प्रक्रिया, अधिकारियों के भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट का दारोमदार की जिम्मेदारी देते हैं, तो निश्चित तौर पर एक मानवीय स्वभाव है कि उसमें पक्षपात होगा ही। तो भाई साहब इसके लिए एक प्रावधान और लाया गया। वो प्रावधान क्या था? देखिए वो प्रावधान था भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं, भारत में जितने भी पद रिक्रूट किए जाएंगे उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन का, इसके लिए एक समिति भी 1853 के अधिनियम में गठित करने का प्रावधान किया गया, जिसका अध्यक्ष लॉर्ड मकाले को बनाया गया। तो आप देख रहे हैं ना कि अच्छा दूसरी चीज, अब भारत में एक विधायी परिषद की स्थापना की गई। विधायी परिषद क्यों? ताकि वो विधायी परिषद भारत के संबंध में गवर्नर जनरल के द्वारा बनाए गए अधिनियमों का वैधानिक परीक्षण करके उसे सही या गलत, उसके सही या गलत पक्ष पर ध्यान आकर्षित करे। किसका? ब्रिटिश पार्लियामेंट का, समस्त जो जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं उनका, ताकि उस अधिनियम के सही पहलू को लागू किया जा सके और उसमें जो भी गलत बातें हैं उनको दरकिनार किया जा सके। तो इस कारण से एक विधायी परिषद की स्थापना की गई। इस विधायी परिषद का महत्व धीरे धीरे भाई साहब इतना बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगे चलकर यही विधायी परिषद धीरे धीरे भारत की संसदीय प्रणाली की अंग बन गई। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने देखा चार्टर एक्ट 1853 के जो विभिन्न प्रावधान हैं उनके निर्माण के पीछे जो जिम्मेदार कारण है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, इनके बारे में मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। साथियों समझ में आया है तो आपसे आग्रह है
चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।